माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी.के. गोयल बुक का। हमने स्टार्ट किया हुआ था जी चैप्टर अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ, फिर उसके बाद हम अपने वापस क्वेश्चन पे चलेंगे। जो आज हमने क्वेश्चन करना है 14th ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। 14th ए डिसऑनर एंड रीन्यूअल ऑफ बिल, ये क्वेश्चन करना है। एक बारी मैं आपको चैप्टर्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस साल न्यू बुक्स पब्लिश नहीं हुई। 2019 की ही बुक्स 2020 में वही वाली स्टूडेंट्स को लगवाने के लिए बोला गया, क्योंकि कोविड के कारण किसी भी पब्लिशर ने न्यू बुक्स पब्लिश नहीं की। और सेकंड बात, आपने जब भी थ्योरी रीड करनी है या प्रैक्टिकल्स करने हैं, आपको इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड में पता होना चाहिए कि थ्योरी चैप्टर कौन सा है, प्रैक्टिकल चैप्टर कौन सा है। ठीक है, सो मैनी स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम प्लीज़ हमें ये बता दीजिए थ्योरी चैप्टर कौन सा है, प्रैक्टिकल चैप्टर कौन सा है। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, टी पी ऐसे लिख लेना, टी एच थ्योरी, पी के लिए पी। ठीक है जी, जैसे फर्स्ट थ्योरी का है, सेकंड थ्योरी का है, थर्ड थ्योरी का है, मतलब मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थ्योरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज ऑल्सो थ्योरी, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो थ्योरी। फिफ्थ चैप्टर इज स्टैंडर्ड्स ऑल्सो थ्योरी। सिक्स्थ चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हाउस एग्जाम्स हो चाहे आपके फाइनल एग्जाम्स हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशंस। सेवेंथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट थ्योरी चैप्टर है। अब एक सेकंड बात और डिस्कस करनी थी आपके साथ। अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया अकाउंट्स का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आफ्टर दैट फोर्थ प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड आफ्टर दैट सेवेंथ डबल एंट्री सिस्टम। ये 4 चैप्टर्स की थ्योरी आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से थॉरोली रीड करनी है, ट्वाइस थ्राइस टाइम कंप्लीट चैप्टर्स की। ठीक है, यही 4 के 4 चैप्टर्स बेस हैं पूरी अकाउंटिंग का, आपकी होल ऑफ द अकाउंटिंग का। मतलब जब तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहोगे यहीं से बेस है आपका, +1 से ही। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको इस +1 की बुक से आएगी, +2 में कुछ नॉलेज नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि +2 में टोटल बाय टोटल पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि ये सिंगल का काम है, सोल प्रोप्राइटरशिप का ये सब कुछ, ये वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है। तो सभी आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है, सेकंड अच्छे से रीड करना है, फोर्थ एंड डबल एंट्री सेवेंथ चैप्टर। ठीक है, बहुत स्मॉल से चैप्टर है, फर्स्ट में भी थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, यानी कि 31 पेजेस का फर्स्ट और सेकंड। अदरवाइज जो फोर्थ है, फोर्थ तो ओनली 6-7 पेजेस का है, डबल एंट्री भी स्मॉल सा चैप्टर है। ठीक है, 4 के 4 बेसिक चैप्टर्स है, आप ऐसे नोट डाउन कर लेना और इनको बहुत अच्छे से थ्योरी रीड करना है। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर प्रैक्टिकल चैप्टर्स। ठीक है, जो बीच में रह गए वो आपकी इच्छा है तो कर। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बाद में रीड करना, पहले फर्स्ट 4 चैप्टर्स रीड करना, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी रीड करने हैं। ये तो बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो ये 3rd चैप्टर है। अब नेक्स्ट देखिए जी, डबल एंट्री सिस्टम आपका थ्योरी चैप्टर है। 8th चैप्टर भी थ्योरी है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इसके ऊपर क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी रिकमेंड किया गया HBSE CBSE ने, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो 8th चैप्टर है। 9th जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिकल, 10th थ्योरी है। ये आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल्ड में नहीं है आपके बेसिकली। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, पर इसके कुछ कंसेप्ट्स, जैसे मान लीजिए जर्नल एंट्रीज में, कैश बुक में, सब्सिडरी बुक्स में, वहाँ एंट्रीज आ जाएंगी इसकी। तो आपको इसके बारे में इनपुट की एंट्री, आउटपुट वाली एंट्री कैसे जर्नलाइज करोगे वो आनी चाहिए। 12th है जी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ये भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल है, सॉरी। ठीक है, लेजर भी प्रैक्टिकल है, ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल चैप्टर। 14th चैप्टर। आफ्टर दैट बैंक रिकन्सिलेशन,
और ये भी प्रैक्टिकल है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर है। 17th एंड इसके साथ है 20th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के चैप्टर्स हैं, है बहुत स्मॉल पर बहुत काम आने वाले चैप्टर्स हैं। 17th भी प्लस 20th भी। अगर आपको इन 4 टर्म्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, आप प्रोसीड नहीं कर सकते, आपकी कन्फ्यूजन रहेगी ही रहेगी। सो ठीक है, ये कैपिटल एंड रेवेन्यू स्मॉल से चैप्टर हैं, देखिए सिर्फ 7 पेजेस में कवर अप किया हुआ है। एंड प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ठीक है, ये भी 13 टोटल 12-13 पेजेस हैं इसके भी। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको बहुत शांति से इत्मीनान से एकांत वातावरण में बैठ के पढ़ना है इन दोनों चैप्टर्स को, 17th भी और 20th भी। बस बाकी इसमें क्या प्रैक्टिकल बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा 18th स्टार्ट किया हुआ है हमने, ठीक है जी। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज ऑल्सो प्रैक्टिकल चैप्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड 21st एंड 22nd मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बोथ ऑफ दैट। अगर आपने 20th तक जो थ्योरी है, ठीक है, जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है, अगर यहाँ पे आपने इनको अंडरस्टैंड किया, स्पेसिफिकली समझा, तो यहाँ पर आपको 21वें और 22वें चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको नहीं बाइफरकेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू क्या होते हैं, फिर आपको 21 और 22 चैप्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोनों, 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड 22 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 सो ठीक है, प्रैक्टिकल है बट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट इस सिंगल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, जो हमारे आगे ज़्यादा काम आने वाला चैप्टर नहीं है। अब देखिए जी 24th, 25th एंड 26th तीनों के तीनों चैप्टर्स कंप्यूटराइज्ड है। जो ये लास्ट में 24th, 25th एंड 26th 3 चैप्टर्स रिलेटेड टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग का बीजी सॉफ्टवेयर है, बीजी है, मार्गन है, और जी टैली है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैली सॉफ्टवेयर, ERP है, SAP है। देयर आर सो मैनी कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ डेज, ठीक है। ये 3 के 3 चैप्टर्स आपके रिलेटेड है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, थ्योरी है बेसिकली, ठीक है। जिनको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नॉलेज है उनके लिए बहुत इजी है, वैसे भी इजी चैप्टर्स हैं, बस थ्योरी है, जस्ट बैठ के इनको सेपरेटली से रीड करना है, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जो ऊपर हमने 23rd तक चैप्टर्स किए हैं, सेपरेटली है तीनों के तीनों चैप्टर्स, ठीक है जी। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिकल चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था 18.1 पेज पे। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आज करना था जी टॉपिक डिसऑनर एंड रीन्यूअल ऑफ बिल। हमने लास्ट किया था जी डिसऑनर ऑफ अ बिल। देखिए आप खुद अंडरस्टूड कीजिए, अगर आपको डिसऑनर के बारे में नॉलेज है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। यानी कि जो डिसऑनर हो जाता है बिल, उसको रीन्यू भी किया जा सकता है, नवीकरण, बिल का अनादरण एवं नवीकरण, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करते हैं, इजी सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। क्या जी, देखिए 1st of April 2016 B accepts a bill drawn by A at 3 months for ₹8,000 in payment of debt। उसका कोई कर्ज था, डेट था, ठीक है जी, डेट था, कोई कर्ज था बी के ऊपर, ए से लिया हुआ था बी ने, यानी कि ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉन किया 3 महीने के लिए 8,000 रुपये का, यानी कि बी ने ए का 8,000 रुपया देना है, कोई कर्जा उसके ऊपर। तो उसने ए ने बी के ऊपर बिल लिख दिया 3 महीने का, और फिर उसने एक्सेप्टेंस दे दी, नहीं, ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज, ठीक है, इन पेमेंट, उसने तो बिल लिख दिया था, पर क्या हुआ, बिल लिख दिया था, साइन करके वापस दे दिया था। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए ध्यान से, ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड। जो एक्सेप्टेंस दी थी उसने बी ने ए को ड्यू डेट पर, ठीक है, ड्यू डेट पर, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, मे भी उसने बैंक में पैसे ना डिपॉजिट करवाए हों, तभी डिसऑनर हो गया ना ये, ठीक है जी। उसका बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पर,
ठीक है, जब जब ड्यू डेट आई। अब क्या हो रहा है जी, ठीक है, क्योंकि पेनल्टी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना करेगा ना जब भी इसके लिए। एंड ए गेट्स द बिल नोटेड पेइंग, देखिए नोटेड फिर से आया है वर्ड यहाँ पर, एक बारी लास्ट ऊपर भी आया था नोटिंग चार्जेस, ये वही वाला नोटेड है। ऊपर एक्स ने 400 रुपये 400 रुपीज़ पेमेंट करी थी नोटिंग चार्जेस की, यहाँ पर ए पेमेंट कर रहा है 100 रुपीज़ एज अ नोटेड चार्जेस, ठीक है, नोटिंग चार्जेस नोटरी को दे रहा है। आपने कई बार घर बार में अपने बात करते सुना है कि नोटरी बैठा है वहाँ तहसील में, नोटरी बैठा है, जाओ उससे साइन करवा लो, है ना। कई बार जैसे कोई घर की रजिस्ट्री का चक्कर होता है, ठीक है, उस टाइप का। तो ये नोटेड करवाया उसने क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था। बी ए को प्रॉब्लम होगी कि हाय मैं अब क्या करूं, लीगल डॉक्यूमेंट था, उसने खुद डिसऑनर हो गया और खुद एक्सेप्टेंस दी थी बी ने, तो इसके लिए सरकार की तरफ से नोटरी अपॉइंट किया जाता है तहसील में, उसके पास वो गया, ये जो फॉर्मेलिटीज़ वो करता है, स्टैंप लगाता है और लिख के देता है कि हाँ भी रियल में डिसऑनर होगा, डिसऑनर टाइप की एक स्लिप बना कर देता है अपनी स्टैंप वगैरह लगाकर उस स्लिप के बेसिस पर फिर ये मुकदमा दायर कर सकता है ए बी के ऊपर, क्योंकि वो एक तरह से प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। तो जो भी उसने कार्रवाई करी, नोटरी ने 100 रुपीज़ ए ने पे किए, ठीक है। अब चलो 8000 था, 81 का हो गया, इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी ए के लिए। अब क्या कमिटमेंट हुई है जी इसके साथ, बी के साथ, देखते हैं। ऑन 4 जुलाई 2016 ए ड्रॉज अ न्यू बिल, क्योंकि जो नोटरी होता है ना वो बातचीत करता है, क्योंकि वो इसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे उससे बातचीत करता है कि भाई तेरा बिल बताते हो तो क्या करेगा, देगा नहीं देगा, या हम रियल में तेरे पे मुकदमा दायर कर दे, ठीक है, स्यू कर दे। तो वो मान गया, ठीक है, मान तो गया। फिर अब ए भी, ठीक है, ए ने क्या किया, ए क्या कहता, ए ड्रॉज अ न्यू बिल पेबल आफ्टर 73 डेज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, कहता चल कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं दिन है पैसा देने के, बता तू कब दे सकता। वो कहता चलो कुछ रिलैक्सेशन दे दीजिए, मैं कुछ दिनों तक, चलो ए कहता 73 डेज में आपको देता हूँ, पर ठीक है, पर 73 डेज़ के बाद मेरे को 8000 प्लस 100 8100 की पेमेंट कर देना। पर शर्त क्या रखी उसने, प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त रखना, बशर्ते। यहाँ देखिए हिंदी से थोड़ा सा, अगर आपको यहाँ पढ़ते पढ़ते नहीं क्लियर होती कोई भी लाइन, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ सकते हो, उससे आपको एकदम से और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। देखिए उसने क्या किया, नया बिल 73 दिन का लिखने को सहमत होता है, बशर्ते कि 15% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान नगद कर दिया जाए। ये वाली लाइन ध्यान देनी है। ये लाइन क्या कह रही है, जो अपना कंसेप्ट है रीन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है, ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि रीन्यू तो कर दिया बिल, दोबारा से रीन्यू कर दिया, वो डिसऑनर्ड बिल था जो रीन्यू कर दिया, 81 का 100 वो भी इंक्लूड कर दिया। पर वो कहता तू अब ये कर, बी को कह रहा 73 दिनों का मेरे को इंटरेस्ट दे, 73 डेज का 8100 रुपीज़ के ऊपर अभी दे, अभी, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान नगद कर दिया जाए, ऑन कैश पेमेंट कर दिया जाए, ठीक है, अभी के अभी दे दिया जाए। बस इस पूरे क्वेश्चन में यही वाली चीज़ मेन देखने वाली है, ठीक है, ध्यान से। टू दिस बी इज़ एग्रीएबल, वो इसके लिए सहमत हो गया, बी इससे सहमत हो जाता है, क्योंकि देखो ठीक है, ए ने कुछ शर्तें रखी, बी से एग्रीमेंट लेना तो भी, सहमति लेनी तो भी ज़रूरी है ना, जब तक वो नहीं कहेगा कि हाँ भाई चल ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी गलती है, मिस्टेक है। द बिल इज़ मेट ऑन मैच्योरिटी। अब 4 जुलाई प्लस 73 डेज प्लस 3 डेज ग्रेस के फिर बिल की पेमेंट आ जाती है, इसके पास 8100 रुपीज़ की बिल की पेमेंट, ठीक है, आ जाती है। देखते हैं अब हम कैसे करेंगे और क्या करना जी, बोथ द पार्टीज़ में ए और बी में जर्नलाइजिंग करने, एंट्रीज पुटअप करने, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंट भी दिया है 81, हाँ जी ठीक है, 81 हो गए ना, 8000 प्लस 100 के नोटिंग चार्जेस है, 15% 73, ये चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। जब भी डेज़ की बात आती है, हम ओवर में हमेशा डेज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज़ इन अ ईयर। अगर मंथ की बात आती है, 2 मंथ 3 मंथ, हम 3/12 लिखते हैं, यानी कि जितने एक साल में महीने होते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर डेज़ है तो डेज़ लिखेंगे टोटल,
टोटल डेज पर 73 के अकॉर्डिंग हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ये आया। और नई बिल की राशि कितनी, 81, ये तो हमें चलो पता ही है क्योंकि हमने इसी के ऊपर फाइंड आउट करा है। अब देखिए जी, आपने अपनी नोटबुक्स में या जहाँ पर भी आप नोट डाउन करते हो या आपने वैसे अपने रफ कॉपीज़ पे मेंटेन करके समझना कैसे करोगे। डिसऑनर एंड रीन्यूएबल ऑफ बिल, ठीक है जी, ये सिंपल एंट्री है, बिल्कुल सिंपल। अभी तो कुछ कोई परचेज सेल की तो बात चल ही नहीं रही, ठीक है, जस्ट एक सिंपल एंट्री है, BR2 B A2, ठीक है, ये वाली जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करी थी वही वाली सिमिलर एंट्रीज है यहाँ पर, यहाँ तक तो जी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, फर्स्ट ऑफ 1/4/16 को, ठीक है, इधर भी A2 BP अकाउंट, ये वाली वही एंट्री है जो लास्ट भी की थी। इस एंट्री को आप 1 सेकंड के लिए इस एंट्री को क्रॉस कर दो कि ये नहीं है, तो हम क्या करते थे, B to BR BP to A यही करते थे। पर अब एक एंट्री ये ऐड कर देना, ये किस रीज़न से आई ये एंट्री, ये डिसऑनर के रीज़न से आई, बस। अगर डिसऑनर ना होता ये आती ही ना एंट्री, इसी के कारण ये एंट्री आई। जैसे बिल डिसऑनर हो गया फिर नोटिंग चार्जेस पड़ गए उसके ऊपर, ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ तो नोटरी को पेमेंट करनी पड़ी, जो नोटरी हमारे लिए काम करता है, तहसील में बैठा हुआ है जो नोटरी, ठीक है। यहाँ पर भी बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स पे करेगा, ठीक है। अभी नहीं करेगा, जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। पर 8,000 भी पेंडिंग पड़े हैं प्लस 100 भी पेंडिंग हो गए उसकी तरफ, 8100 पेंडिंग हो गए जी, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल ये ए पेमेंट करता है, ये याद रखना, क्योंकि नोटरी नहीं इतना टाइम वेट करेगा। नोटरी तो कहेगा मैंने काम करा, मेरी तो पेमेंट ऑन द स्पॉट कीजिए। आप खुद भी देखिए, आप रियल में जब हम तहसील में जाते हैं कोई ये थोड़ी कहता कि चलो जब तेरे पास वहाँ से पैसे आएंगे तब दे दिया, नहीं, ऑन द स्पॉट काम करो, पैसे दो और चले जाओ बस, ठीक है। 100 बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड इन कैश बाय ए, ये बात जरूर ध्यान रखना, थ्योरी में भी आपके काम आएगी। अब चलते हैं जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और नया टॉपिक है ये वाला, फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। रीन्यूअल के कारण है कि भाई मैं तेरा बिल रीन्यू तो कर देता हूँ, पर ये शर्त मान मेरी, ठीक है, मेरे को 243 रुपीज़ इंटरेस्ट दे 73 डेज़ का। 8100 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना कहीं 8000 के ऊपर कर दो, ठीक है। 81, क्योंकि टोटल पेमेंट अब 81 की है, उसकी तरफ ड्यू हमने बी से लेनी है, ठीक है, बी से लेनी है। एक्स लिख दिया, कहीं एक्स होगा, ठीक है, चलो वो आप सेट कर लेना, कोई बात नहीं, एक्स का मीन्स ए ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, देखिए टू इंटरेस्ट क्यों किया, आपको पता है क्रेडिट है, क्रेडिट क्या होता है, नॉमिनल चार्जेस है। नॉमिनल चार्जेस क्या कहते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रूल रियल अकाउंट, थर्ड रूल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल द प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है जी। ये हो गया अपना, यहाँ पर हमने 243, देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, 8100 इंटू 15%, 15% के हिसाब से गिवन है अपने क्वेश्चन में, 73 डेज अपॉन 365। आपको लास्ट क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि आपने 73 का टेबल लर्न करके रखना, बस 5-6 तक, ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत कम्प्लीटली नहीं, 73 5 जा बस यहाँ तक, या 73 6 जा, क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम्स आएगा यही वाला 73 वाला 365, बेसिकली 365 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक साल में 365 डेज आते तो आपके काम आएगा, इसलिए आपने 73 का टेबल लर्न करके रखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के लिए। या देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन द स्पॉट, उसने पेमेंट दे दी, इसका लॉस होगा यहाँ इधर से टू बैंक, यानी कि उसका जो बैंक में अकाउंट चल रहा था बी का, उसने उसी टाइम वहाँ से बैंक से अपने निकलवाए और उधर ट्रांसफ़र कर दिए, ये काम होगा जी ख़त्म। अब चलते हैं जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। दोबारा से बिल लिखा गया 8100 का, ठीक है, क्योंकि रीन्यूअल वर्ड आया हुआ है, ध्यान रखना, जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया, रीन्यू का मतलब तो यही है ना, डेट्स क्या कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बस रीन्यू किया। जैसे हम एफडी बैंक में जाते हैं, रीन्यू करवाने चाहते हैं, है ना, कई बार हम उसी एफडी में और पैसे ऐड ऑन करवा के नई डेट्स भी डलवाते हैं ना, कुछ भी रीन्यू करने का यही मीनिंग होता है ना। यहाँ पे न्यू डेट्स तो चलो उन्होंने उसी दिन ही ट्रांजैक्शन जो भी बातचीत हुई सेम डे को 4 जुलाई को करी जी, ठीक है, सारी बातचीत।
पर अमाउंट क्या आ गई जी 81, ये ध्यान रखना। BR2B वही वाली पुरानी, ये तो देखिए पुरानी एंट्रीज ही हैं जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। 4 की 4 देखिए, जो मेन हमारी एंट्रीज थी सेकंड और थर्ड थी। B अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये थी जो देखने वाली एंट्रीज थी। ये तो पुरानी एंट्रीज है, इनमें कुछ नहीं है, वही सिमिलर है। BR अकाउंट डेबिट टू B, ठीक है। न्यू एक्सेप्टेंस, न्यू लिख देना जरूर, नहीं तो पता नहीं ना लगेगा कि पुराना नहीं है। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल। ऐसे यहाँ देखिए जी बैंक अकाउंट, ठीक है, उसकी मेच्योरिटी, हाँ ये देखिए सच कैसे निकलेगा, है ना। 18 सितंबर कैसे आया, 4 जुलाई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जुलाई के मंथ में कितने डेज होते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। वैसे आप लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके, पर फिर भी थोड़ा सा आपने ध्यान से इसको देखना कि हमने कैलकुलेट कैसे किया। ये 18 सितंबर ध्यान से लिखनी है, और यहाँ पे वर्किंग नोट का इंडिकेशन दे देना, नीचे आप वर्किंग नोट लिख देना। देखिए कैसे 4 जुलाई को बातचीत हुई, सारा नया बिल लिखा गया 4 जुलाई के। पहले तो देखिए 31 डेज होते हैं जुलाई में, कितने दिन बचे पड़े हैं, 27 दिन हमारे पास हैं जुलाई के बचे हुए। जून जुलाई के बाद अगस्त के 31, 27 दिन जुलाई के बचे पड़े हैं, 31 दिन होते हैं अगस्त के। अब मेरे को चाहिए यहाँ तक के लिए 73 डेज कंप्लीट, 73 डेज कंप्लीट चाहिए, ठीक है जी। अभी भी नहीं हुए, तो अगस्त भी पूरा हो गया हमारा, जुलाई भी, अगस्त भी। चलते हम सितंबर की ओर। सितंबर से हमें 15 डेज लेने पड़ेंगे, 15 दिन हमें सितंबर के लेने पड़ेंगे। 73 माइनस 27 माइनस 31 इज इक्वल टू 15 डेज। 15 डेज हम उठाएंगे जी सितंबर के। 15 डेज सितंबर के उठाने के बाद हमारे 73 डेज कंप्लीट हो गए, पर हमें पता है कि 3 डेज हम ग्रेस की ऐड करते हैं। 15 डेज प्लस 15 डेज ऑफ सितंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू 18 सितंबर। हमारी क्या बनी जी, ड्यू डेट बनी 18 सितंबर। यहाँ ये चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं, एक आपने ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये, ठीक है। एंट्रीज तो सिंपल ही है, और ये जी, ठीक है। जितनी देखो प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप ही हैबिचुअल हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंट्रीज करने में। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है जी। 18 सितंबर यहाँ पे इंडिकेशन कर देना कि वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट का मतलब नीचे जाके अपने आप ही एग्जामिनर चेक कर लेगा कि हाँ भी ठीक, यहाँ पे बच्चे ने कैलकुलेट बिल्कुल ओके करा है, ठीक है जी। BP टू बैंक ऑन द मैच्योरिटी डेट, बी ने न्यू बिल की पेमेंट कर दी, ठीक है। डेट विद ड्यू अमाउंट, ठीक है, जितनी अमाउंट ड्यू थी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस भी इसी से पेमेंट ली है ना हमने, ठीक है जी। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। और जी काइंडली अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।